सुनीता आज निर्विकार भाव से बैठी हुई शून्य में ताक रही थी। सामने रखी चाय कप की ठंडी हो चुकी थी। कल तक जिस घर में हंसी मजाक ठहाकों की आवाजें गूंजती थीं, रसोई खुशबू से तरबतर रहती थी, कहीं बेटी की साड़ियां बिखरी होती थी तो कहीं सलवार कमीज। कभी कौन सी फिल्म देखने जाना है, इस पर भारी डिस्कशन होता था, तो कभी अगली छुट्टियों की प्लानिंग होती थी। पर आज पूरे घर में गहरी चुप्पी थी। सुनीता के कानों में अचानक बेटी और नातिन की आवाज गूंजने लगती है, पर नजर उठाकर देखती है तो साए साए करता उदास घर खाने को दौड़ता है। गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। सुनीता ने गहरी सांस ली और उठ खड़ी हुई। बालकनी में टहलते हुए सुनीता ने नीचे देखा। बगीचे में खेलते हुए बच्चों को देखकर फिर नूतन की याद आ गई। एक हुक सी उठती है भीतर से जो उसकी आंखों को भिगो गई थी। बिल्कुल रीतू पर गई है नूतन। हाँ, रीतू भी तो इतनी ही थी जब उसकी गोद में आई थी। वक्त तो पंख लगाए कैसे उड़ जाता है पता ही नहीं चलता। सुनीता बालकनी में रखी हुई आराम कुर्सी पर आंखें मूंदकर बैठ गई। क्या दीदी, आपने चाय भी नहीं पी है? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? सीमा ने सुनीता के कंधे पर हार रखते हुए अपनत्व से पूछा। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ, सुनीता अचकचाकर बोली। दूसरी चाय बना दूं दीदी? सुनीता गहरी सोच में डूब गई थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। क्या बात है दीदी, लगता है आपको नूतन की याद आ रही है। सीमा बरसों से सुनीता के पास काम करती थी। सीमा भली भांति जानती थी कि उसके मन में क्या चल रहा है। अरे नहीं री, सुनीता ने जबरदस्ती मुस्कुराने के प्रयास किया। बेटी तो होती है पराया धन। मैं तो खुश हूँ, ऐसा योग्य दामाद और नातिन का सुख लिखा है मेरे भाग्य में। मैं तो अगर दिया लेकर भी ढूंढती तो ऐसा दामाद नहीं ढूंढ पाती। ये तो रीतू की किस्मत है कि उसे ऐसा होनहार, व्यवहार कुशल, नेक दिल जीवन साथी मिला। चल थोड़ी सी कॉफी ही बना दे। सीमा को कॉफी का कहकर सुनीता अपने बेडरूम में आ गई थी। तकिया लेकर लेटी तो आंख बंद, आंखों के सामने बस अतीत के चलचित्र की सजीव हो उठे थे। ये बात जबकि है जब मैं बीए फाइनल में थी। एक दिन पापा ने आकर कहा, कल राहुल के मम्मी पापा आ रहे हैं तुम्हें देखने। सुनीता, तुम घर पर ही रहना। अचानक शादी की बात सुनकर मुझे बहुत झटका सा लगा था। मैं अभी आगे पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। मेरे भी कुछ सपने थे, पर तमन्ना मन में ही थी। पर पापा से कुछ कहा तो पापा ने दो टूक जवाब सुना दिया था। देखो सुनीता, मैं तुम्हारे कुछ बनने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। फिर तुम्हारे पीछे छोटी भी तो है। अपनी नौकरी रहते मैं तुम दोनों के हाथ पीले कर देना चाहता हूँ। भगवान ने हमें बेटा नहीं दिया है। समय रहते मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहता हूँ। पिताजी के ये शब्द सुनकर मैं बहुत उदास हो गई थी। राहुल अच्छे और खाते पीते घर का लड़का है। वो तो तुम सुंदर हो इसलिए बात बनी है, वरना उसके घर लड़के वालों की लाइन लगती है। पापा मुझे समझा रहे थे। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। मेरे सपने चूर चूर हो गए थे। बहुत रोई थी उस दिन मैं। मुझे याद आए बचपन के दिन जब पापा मुझे राजकुमारी कहकर बुलाया करते थे। हम दोनों बहनें ही थीं, पर पापा ने कभी हमें बेटे से कमतर नहीं माना था। पर आज पापा अक्सर कहते थे,
देखना मेरी होनहार बेटियां मेरा नाम दुनिया में रोशन करेंगी। मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगी, लाल बत्ती की गाड़ी में बैठकर आऊंगी, तब ये दुनिया देखती रह जाएगी। पर मम्मी के जाने के बाद पापा बिल्कुल बदल गए थे। हमेशा हंसते रहने वाले पापा का स्वभाव बहुत ही चिड़चिड़ा हो गया था। उन्हें अपनी जिम्मेदारियों से निवृत्त होने की बहुत जल्दी थी। पता नहीं उन्हें लगता था कि कहीं मेरी भी असमय मौत ना हो जाए। कोई शायद ये भय उनके डिप्रेशन का कारण बन गया था और उनका ये डर हमारे तमाम सपनों को लील गया था। मैंने और छोटी बहन गीता ने बहुत कोशिश की, पर पापा को डिप्रेशन से बाहर हम नहीं निकाल पाए थे। अब सब कुछ बदल चुका था। अब घर में वही होता था जो पापा कह देते थे। जिस दिन राहुल अपने मम्मी पापा के साथ मुझे देखने आए थे, उसी दिन मेरी और राहुल की सगाई भी तय हो गई थी और परीक्षाएं खत्म होते ही विवाह। सब कुछ इतना आनन फानन में हुआ था कि कुछ भी सोचने समझने का हमें मौका ही नहीं मिला था। वैसे राहुल भी मुझे पसंद आ गया था। लंबा कद, गौर वर्ण और उसका शायराना अंदाज। अब मेरे सपनों में बस राहुल ही था और सिर्फ राहुल ही था। मेरे पापा से मेरी सारी शिकायतें भी अब रफा दफा हो गई थी। मुझे राहुल से प्यार हो गया था। सच, लड़कियां भी बड़ी अजीब होती हैं। उनकी जिंदगी में प्यार का मौसम आते ही वे सब कुछ ड्रॉप कर देती हैं। अपने सपने, अपनी ख्वाहिशें, अपनी इच्छाएं, अपनी तमन्नाएं, सब कुछ। बस अब वो अपने आप को बस एक ही चीज से संतुष्टि देती हैं, आई एम इन लव। इस एक वाक्य के सहारे वो सब कुछ छोड़कर उस शख्स के साथ उड़ जाती हैं और सपनों के रंगीन आसमान में जिसे वो कल तक जानती तक नहीं थी, एक शख्स के मिलते ही नए सपने परमान चढ़ने लगते हैं। इंद्रधनुषी ख्वाहिशें नए सिरे से जिंदगी की फलसफा तय करने लगती हैं। पूरी दुनिया को उसी की नजर से देखने लगती हैं। जिन आंखों में उसे खुद के लिए प्यार दिखाई देता है। शादी के बाद ठीक ऐसा ही हाल मेरा भी था। राहुल को देखकर दिन की शुरुआत होती और राहुल की बाहों में रात। मैं वही पहनती जो राहुल को पसंद होता था, वही करती जो राहुल को पसंद आए। मेरी सोच विचार बस अब राहुल तक ही रह गई थी। राहुल के प्यार का जादू अब मेरे सिर पर चढ़कर बोल रहा था। मेरी जिंदगी राहुल से शुरू होकर उसके आगे पीछे लट्टू की तरह नाच रही थी। शादी के महीने भर बाद ही हनीमून पर गोवा चले गए। गुलाबी सुबह, सुहानी शाम, समंदर की लहरें, खुशनुमा माहौल, पींगे भरता इश्क, गीली रेत पर निशान छोड़ते कदम, बाहों में बाहें और आंखों में आंखें डाले एक दूसरे का साथ। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसा भी था जो मुझे हलवे के बीच किरकिरी का एहसास करवा रहा था। हनीमून के दौरान मैं समझ गई थी कि राहुल को काफी गुस्सा भी आता है। एक तरफ उसकी जिंदा दिली मन मोह लेती थी, तो दूसरी तरफ उसका गुस्सा मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर देता था। बात बात पर रोकना टोकना राहुल की आदत थी। पल में तोला पल में माशा। राहुल का बर्ताव मेरे सामने बहुत से प्रश्न चिन्ह छोड़ रहा था, पर मैं कहती भी तो किससे, क्या कहती। 10 दिन गोवा में बिताकर हम वापस फिर से कानपुर लौट आए थे। धीरे धीरे मेरी समझ में भी आ गया था कि राहुल जिद्दी, क्रोधी और
गुस्सैल है। गुस्सैल स्वभाव वाला है, मनमौजी इंसान था। उसके लिए वही सही था जो उसने कहा है। किसी और की बात सुनना मानना उससे बिल्कुल भी गवारा नहीं था। मैं सब कुछ जान गई थी, पर मैंने सोचा मैं अपने प्यार से राहुल की बुराइयों को अच्छाइयों में बदल दूंगी। बस इसी प्रयास से मैं उलझती चली गई। मेरा समझाना राहुल को हमेशा उपदेश ही लगता था। वो झल्लाकर चीख पड़ता था। संयुक्त परिवार में मुझे सबके सामने बार बार अपमानित होना पड़ता था। मेरी टीस मेरी आंखों से पानी बनकर बरसती, पर इससे कहाँ कुछ बदलने वाला था। दीदी कॉफी, सीमा ने लाइट जलाते हुए कहा। पर मैं तो बाहर गहरा अंधेरा हो रहा था, ठीक मेरे जीवन में छाए अंधेरे की तरह। और बस पर रात को ज्यों चंद्रमा आलोकित करता है, ऋतु भी मेरी लाइफ में एक रोशनी बनकर आई थी और मेरी जिंदगी में कॉफी पीते हुए यादों के पन्ने फिर फड़फड़ाने लगे थे। मेरे सामने शादी के 2 साल बाद राहुल का तबादला लखनऊ हो गया था। मैंने राहत की सांस ली। कम से कम सबके सामने जलील तो नहीं होना पड़ेगा। राहुल की आदतें यहाँ भी ज्यों की त्यों बनी हुई थी, लेकिन हर बात हर चीज में मीन मेख निकालना, चिल्लाना, अपनी टांग अड़ाना, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कोई भी बात पर अपनी बात को ऊपर रखना उसके स्वभाव का हिस्सा था। मैं लाख कोशिश करती, पर राहुल किसी परिवर्तन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। कभी कभी मेरा मन करता कि सब कुछ छोड़कर कहीं भाग जाऊं, पर कहीं दूर, बहुत दूर, पर कहां? ये प्रश्न था जिसका जवाब नहीं था मेरे पास। परंपरा की बेड़ियों में जकड़ा मेरा मन डोली में आने वाली सिर्फ अर्थी पर ही वापस जाती है कि आगे कुछ भी और सोच ही नहीं पाता था। दिन, महीने, साल यूं ही गुजरते जा रहे थे। धक्का मुक्की करते हुए सांसें चल रही थी। मेरा मोम सा दिल अब पत्थर होता जा रहा था। मुझे सब कुछ सहने की आदत सी होती जा रही थी, फिर चाहे वे शब्द के तीर हों या कुछ बोलने के एवज में मिलने वाला तमाचा। शादी को 4 साल बीत गए थे, पर मेरी गोद सूनी ही रही। राहुल को एक और बहाना मिल गया था मुझे अपमानित करने का। भगवान भी ना जाने किन कर्मों का फल दे रहे थे मुझे। डॉक्टर ने तो सब कुछ नॉर्मल ही कहा था, पर मुझे हारे जुआरी की तरह चुप रहना ही मेरी नियति बनी गई थी। कॉफी खत्म करके टहलते हुए याद आया कि वो दिन जब ऋतु मेरी जिंदगी में आई थी। उस दिन सुबह आंख खुली तो नीचे काफी शोर हो रहा था। मैंने देखा बालकनी से तो माजरा समझ में आया, तो फिर मैं नीचे चली गई। पुलिस भी थी। पता चला कि कोई टैक्सी वाले की टैक्सी में अपना बच्चा छोड़ गया था, जो कि 1 साल की बेटी थी। बच्ची उस भीड़ को देखकर लगातार बस रोए जा रही थी। बस उस मासूम से तरह तरह के सवाल किए जा रहे थे, लेकिन वो उन अजनबियों को फटी फटी आंखों से देख रही थी, फिर रोना शुरू कर देती। पुलिस भी बस अपनी पूछताछ कर रही थी। टैक्सी वाला अपनी अनभिज्ञता की कहानी कह रहा था। लोगों के कयास जारी थे कि कोई माता पिता के भूलने की बात कह रहा था, तो कोई जानबूझकर छोड़ देने की बात कह रहा था, और कोई बेपरवाही से अन्य किस्से सुना रहा था, तो कोई भगवान की लीला बता रहा था। पर किसी को भी
बच्ची की परवाह नहीं थी। ऐसे में किसी को भी बच्ची की तरफ कोई भी ध्यान नहीं था। मैंने आगे बढ़कर बच्ची को गोद में ले लिया और फिर पास ही की पान की दुकान से टॉफी और बिस्किट खरीद दिए। बच्ची थोड़ा सा स्नेह पाकर चुप हो गई। मेरी ममता मुझे मजबूर कर रही थी। मैं लगातार उसके सर पर हाथ फिराती रही। पुलिस ने अपनी कार्रवाई समाप्त की और मेरी गोद में बच्ची को लेने लगी। मैं जैसे ही बच्ची उन्हें सौंपने लगी, वो फिर से रोने लगी। अब मेरी भी ममता अपने चरम पर थी। मैं उसे रोते हुए नहीं देख पा रही थी। फूल सी नन्ही सी जान मेरी गोद से नीचे नहीं उतरना चाह रही थी। उसने मेरी साड़ी का पल्लू कसकर पकड़ रखा था। मेरे भीतर भी राहुल का एक अजीब सा डर था, पर मैं करती भी तो क्या, जब तक इसके माता पिता नहीं मिल जाते। क्या मैं इसे अपने पास रख सकती हूँ? पुलिस वालों को तो जैसे बला टली, क्यों नहीं जब इसके माँ बाप मिल जाएं तो इसे ले जाएंगे। ऐसा कहकर पुलिस वालों ने भी पल्ला झाड़ लिया था। मेरा नाम पता नोट करके पुलिस ने अपनी भी राह पकड़ ली और मैं बच्ची के सर पर हाथ फिराते हुए, उससे बातें करते हुए जब घर के दरवाजे पर पहुंची तो होश में आकर ठिठक गई। राहुल दरवाजे पर ही खड़ा था। राहुल ने बच्ची अपने माता पिता से बिछड़ गई है। मैंने उसे पूरी बात बताई। वह बुरी तरह से रो रही थी, तो मैंने किसी तरह थूक निकलते हुए मैंने कहा, राहुल पांव पटकते हुए भीतर चला गया। मैंने आने वाले तूफान का अंदाजा लगा लिया था, पर अब क्या करती, तीर तो तरकस से निकल चुका था। राहुल पता नहीं क्या सलूक करेगी पुलिस इस मासूम बच्ची के साथ, इसलिए इसे अपने साथ ले आई। क्यों, ठीक किया ना मैंने कहते हुए मेरी जुबान भी लड़खड़ा रही थी। बदन सूखे पत्ते की भांति कांप रहा था। हाँ, बड़ा पुण्य का काम किया है तुमने। न जात का पता है, न धर्म का पता है, ना ही इसका पता है कि ये किसका पाप है। बस ले आई गोद में उठाकर। बस एक ही पता है, मैं उससे पूछने की जहमत भी नहीं उठा पाई। तुमने तो बहुत चर्बी चढ़ने लगी है। आजकल जलता भुनता हुआ राहुल ऑफिस के लिए चला गया था। 4 दिन तक लड़की के माँ बाप का कोई पता नहीं चला था। राहुल रोज मुझसे लड़ता। इसकी तो कोई पुलिस के हवाले करने की बात कहता, तो कभी इसको अनाथालय छोड़ने की बात करता, पर एक ही रट लगाता। पर मुझे अपनी ममता की पुकार के आगे उसकी कुछ भी बात सुनाई नहीं दे रही थी। राहुल की हर बात पर मैंने चुप्पी का ही ब्रह्मास्त्र रख दिया था। मेरी चुप्पी उसके गुस्से की ज्वाला में घी का काम कर रही थी। पर एक दिन मैंने हिम्मत करके राहुल को पूछा, क्यों ना हम इस बच्ची को गोद ले लेते हैं, प्लीज। राहुल, अब तुम मना मत करना। और बिफर पड़ा। राहुल ने बस मेरी बात सुनकर न जाने कितनी जली कटी मुझे बातें सुना दी। उसने मुझे और फिर अपना फैसला सुनाते हुए बोला कि देखो सुनीता, किसी और के पाप को मैं अपने गले की घंटी हरगिज नहीं बना सकता, बस नहीं बना सकता। मैं 3 दिन के लिए कंपनी के काम से बाहर जा रहा हूँ। जब तक वापस आऊंगा तो ये पाप का लूथड़ा मुझे यहाँ दिखाई नहीं देना चाहिए, वरना ऊपर से मैं इसे नीचे फेंक दूंगा। दहाड़ता हुआ राहुल चला गया था। भीतर तक कांप गई थी मैं भी। अजीब सी कसमकस थी। एक तरफ जिद्दी झगड़ालू पति था, तो दूसरी तरफ फूल सी मासूम बच्ची।
जो अब मुझे मेरे वजूद का हिस्सा लग रही थी। बस बहुत उलझन भरे थे ये 3 दिन। मैं उस मासूम बच्ची को किसी भी कीमत पर बस खोना नहीं चाहती थी। मेरी ममता का बेग इतना अधिक बढ़ गया था कि मेरी छाती में भी दूध उतर आया था। न जाने किस भावावेश में मैं उसे दूध पिलाने लगी थी। भगवान ने मेरे लिए अनमोल तोहफा भेजा था। मेरी मन्नतें, प्रार्थनाएं, व्रत, उपासनाएं सब पूरे हो गए थे। फिर भला कैसे छोड़ दूं डूबती नैया की इस पतवार को। क्या पति नामक जीव इतना महत्वपूर्ण है कि जिंदगी में उसके बिना जिया नहीं जा सकता? क्या उसके लिए मैं अपनी ममता का गला घोट दूं? क्या मंगलसूत्र और सिंदूर की बेड़ियों में जकड़ी नारी का पति से अलग कोई अस्तित्व नहीं हो सकता? क्या गुस्सैल पति की गालियां खाने से अच्छा ममता के समंदर में मैं गोते लगाना चाहती थी? ये प्रश्न लगातार मेरा आत्ममंथन कर रहे थे। प्रश्नों के चक्रव्यूह में उलझते उलझते निकले 2 दिन बीत गए। अजनबी ये मासूम बच्ची और अपने पति राहुल में से मुझे अब किसी एक को ही चुनना था, वो भी राहुल के लौटने से पहले। आखिर बहुत सोचने के बाद मैंने फैसला लिया कि मैं तो इस पुलिस के हवाले इसे बच्ची को नहीं करूंगी, इसे अनाथालय में भी नहीं भेजूंगी। पत्नी बनकर तो मैंने अब बहुत जी लिया, बस अब मुझे माँ बनकर जीने की इच्छा है। और ये दृढ़ निश्चय मुझे जोश से भर दिया। मैंने अपना सामान बांधा, जेबर और पैसे भी रख लिए। मैं जानती थी कि मैं अब जब तक कोई मुझे स्थायी इंतजाम और नौकरी नहीं मिल जाती, इन्हीं रुपए और पैसों से मुझे अपना काम चलाना होगा। राहुल के नाम मैंने एक छोटा सा खत छोड़ दिया। राहुल, मैं बस अब जा रही हूँ। पत्नी बनकर जी ली। मुझे नहीं लगता तुम्हें मेरी कोई खास जरूरत होगी। आज इस मासूम को मेरी कहीं ज्यादा जरूरत है। तुम इसे अपना नहीं सकते और मैं इसे छोड़ नहीं सकती, इसलिए जा रही हूँ। माँ बनकर जीना चाहती हूँ। तुम चाहो तो दूसरी शादी कर लेना। मैं कभी भी अब वापस नहीं आऊंगी, तुम्हारे पास लौटकर नहीं आऊंगी। मुझे जीने का मकसद मिल गया है, मैं इसे अब खोना नहीं चाहती हूँ। सुनीता इसके पश्चात कानपुर से दूर दिल्ली के इस छोटे से कस्बे में आ गई। अब सफेद साड़ी में विधवा होने की पहचान थी। बेटी का नाम मैंने रीतू रखा था और उसके पिता की जगह के कॉलम को मैंने अनुज भर दिया था। बस अब यही मेरी पहचान थी जो आज तक कायम है। यहाँ आकर मैंने छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया और आज हमारी जिंदगी बड़े ही आराम से कट रही है और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे मेरे जीने का सहारा भी मिल गया था। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।